everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा. दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट पीवाईक्यू बाय एआईआर 1 में आपको नेटवर्क के पीवाईक्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ईसीई के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. दैट इज अ गारंटी. देखो अब मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है. इस क्वेश्चन में पूछा था मैंने आपसे एडमिटेंस. अब यहां पे देखो इन पैरेलल सर्किट आप एक बात भली भांति जानते हो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि 1/z, ये बात आप जानते हो ना, ठीक है. तो यहां पे ये हो जाता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3. y जो है तीनों एडमिटेंसेस का सम हो जाता है. अब यहां पे क्या होता है देखो, y रेजिस्टेंस का एडमिटेंस होता है 1/4, ठीक है. इंडक्टेंस का एडमिटेंस होता है 1/j8 और कैपेसिटेंस का एडमिटेंस होता है 1/-j10, ठीक है. 0.25 माइनस j.125 प्लस j.1, 0.25 माइनस j.025. तो दिस विल बी दी आंसर. यही आ रहा है भाई सब लोगों का फर्स्ट का? जल्दी से बताओ, फर्स्ट का यही आ रहा है सब लोगों का? कम ऑन एवरीबॉडी. चल अब अगला देखो, इसमें इनपुट इंपेडेंस पूछी है एट ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड. तो पहले क्या करो ना, कैपेसिटर की रिएक्टेंस निकाल लो. ये क्या होगी 1/ωc, 10 रेडियन पर सेकेंड इंटू 1/4, तो ये हुआ 4/10.4. इंडक्टेंस के लिए भी निकाल लो, ओमेगा एल क्या होगा 10 इंटू 0.5 दैट इज 5. अब देखो कैपेसिटर की जो इंपीडेंस होती है, वो कितनी होती है? -jXc. और इंडक्टर की होती है JXL. अब यहां पे इनपुट इंपीडेंस है 5 माइनस j.4 इन पैरेलल टू j5, ठीक है. 5 माइनस j.4 इंटू j5, 5 प्लस j 4.6, ठीक है. Z1 Z2 बाय Z1 प्लस Z2. शशांक बेटा रिएक्टेंस में कभी जे नहीं आता, ध्यान देना, रिएक्टेंस में कभी जे नहीं आता, इंपीडेंस में हमेशा जे आता है. अब देखो यहां पे क्या करोगे, J5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, J25, J स्क्वायर होता है -1
अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हो यार, इसको रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 और ये हो गया 100 और 15 115, 10 और 115 125 प्लस 125 और माइनस 9.2 तो 115.8, ये हो गया 25, 4.6 का स्क्वायर 5.16 माइनस, एक सेकेंड, 25.16 21.16, ठीक है, ये हो। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो यार, जस्ट अ मिनट। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे, 125 डिवाइडेड बाय 46.16 2.708, ठीक है, प्लस J 2.508, ये आएगा, ठीक है, 2.708 प्लस J 2.508 प्लस J 2.508, क्लियर हो गया ना। तो ये आ गया हमारा आंसर, जो मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, ये दोनों का सॉल्यूशन है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इवैल्यूएट दीज फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। करना जरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वैल्यू आप लोगों ने बताना है कितना आएगा। करो भाई एक बार। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया था कि 2 फेजर कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं बाय मींस ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ। चलो फटाफट करो। तो बेटा वर्चुअल कैलकुलेटर में भी डिवीजन तो कर ही सकते हो, कि वो नहीं होगा बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट आंसर देंगे। बेसिकली आपको जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना होगा, तभी आप लोग ये सब चीजें कर पाओगे। एसी एनालिसिस ऐसा नहीं है देखो डिफिकल्ट है। जो आपने मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, जहां 20-21 वीडियो हमने बनाए थे, जिसके अंदर हमने नेटवर्क का बेसिक देखा था, एसी एनालिसिस सारा कुछ वही है। लेकिन यहाँ डिफिकल्टी पता है बच्चों को क्यों आ जाती है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। अब बच्चे ठहरे हमारे आलसी, कौन मेहनत करे कैलकुलेशन में, वहां तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर कहते हैं सर सिली मिस्टेक होती है, कैसे सुधारें? तो बेटा सबसे पहले अपने एटीट्यूड में से आलस निकालना पड़ेगा ना। जो चीज़ें बोरिंग होती है ना, अक्सर वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इसीलिए बोरिंग चीज़ों से मत घबराओ। कैलकुलेशन में मानता हूँ बोरिंग लगता है, किसी को पसंद थोड़ी होगा, किसी की हॉबी थोड़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना, लेकिन करते हैं लोग। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। ये वही वाली बात है, जैसे कहते हैं ना हरी सब्जी खाने से सेहत बनती है। तो भले ही टेस्ट अच्छा लगे ना लगे, टेस्ट भले ही पिज्ज़ा का अच्छा लगे, लेकिन हेल्दी चीज़ तो खानी पड़ेगी ना, वरना हेल्थ कैसे सर्वाइव करेगी। चलो फर्स्ट का निकाला इसका। देखो मैं फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करता हूं ना, मैं 20 कॉमन निकाल लेता हूं। एक काम करता हूं, अब ये बचा 2, cos 50 प्लस J 2 sin 50। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे लिख दिया? मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था कि x प्लस आयोटा वाई भी लिखते हैं, उसे r e टू द पावर j थीटा भी लिखते हैं, और r एंगल थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, देखो cos -30 तो cos 30 हो गया, लेकिन sin -30 हो गया, माइनस sin 30। ठीक है,
अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट ऐड कर लो भाई। देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर अलग अलग ऐड कर लो, 2 इंटू कॉस 50 प्लस कॉस 30, 2.1516, ठीक है। 2 इंटू साइन 50 माइनस साइन 30, 1.032, ठीक है। अब इसको कैसे टैकल करोगे, यहां पे ना आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। देखो 2.1516 का स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इसका एंगल कितना हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो सर कैसे पता फर्स्ट क्वाड्रेंट, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट पॉजिटिव है। जब दोनों पार्ट पॉजिटिव तो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, ये कितना आ जाएगा, 6.908। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो एंगल होता है ना वो अक्सर हाफ हो जाता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा। मैंने आपको यूलर्स थ्योरम बताया था, याद है, एंगल 12.8, ठीक है। ये बना, मैंने आपको यूलर्स थ्योरम बताया था ना भाई, कि जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n रेज करते हैं तो एंगल हो जाता है n थीटा। अब अगले पार्ट पे चलते हैं भाई, अगले पार्ट पे चलते हैं। 10 एंगल माइनस 30 कॉस 30 माइनस j साइन 30 प्लस 3 माइनस j4 अब 2 प्लस j4। देखो कॉन्जुगेट से क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, ये तो जानते हो ना। a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट इज नथिंग बट दैट इज रिवर्सल ऑफ द एंगल और रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के ऊपर है तो उसका रिफ्लेक्शन नीचे आएगा, तो उसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट होता तो बच्चे ये टॉपिक कितने आराम से कर रहे होते। आराम क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यहां शॉर्टकट नहीं है। सिक्स माइनस 20, 12 और 10, ठीक है। अब अगेन आप क्या करेंगे, आप इसके कॉन्जुगेट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। -0.5312 माइनस J.1919। अब देखो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना पोलर फॉर्म में, तो आप ये ध्यान दोगे कि इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये चीज पे ध्यान दोगे। अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देखो अभिनव आपका गलत है एंगल क्यों गलत है बेटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका एंगल -42 नहीं हो सकता, -90 से ज्यादा ही आएगा, समझ गए। दिस इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं यार, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम आते हैं फेजर डायग्राम्स पे।
देखो कल मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी फेजर डायग्राम के बारे में, कि जब भी हम लोग कभी फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक ही एक्सिस पे अगर दो फेजर बन रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज मैंने बताई थी, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट कैन बी द आरएमएस वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। अब देखो हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। सबसे पहला एलिमेंट जो मैं उठाने वाला हूं आज दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, कल ना देखो कोई एक बच्चा ये भी पूछ रहा था मुझसे कि सर लीडिंग लैगिंग में क्या होगा अगर फेजर का रोटेशन अपोजिट हो जाए। देखो कल मैंने आपको लास्ट में क्या बताया ना, लेक्चर के लीडिंग लैगिंग बताया था। मैंने बोला था अगर एक वेक्टर दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज लाई करे तो लीड है और क्लॉकवाइज लाई करे तो लैग है। इसका बेसिक्स कहां से है कि वेक्टर्स रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लो एक चीज समझाता हूं, ये दो बच्चे हैं, ठीक। अब ये दोनों इस तरफ भाग रहे हैं, इस तरफ भाग रहे हैं। इनमें से कौन आगे है? मान लो एक है हमारे पास नितिन और एक है अभिनव। कौन आगे है, नितिन या अभिनव? हु इज अहेड? बताओ जल्दी से, कौन दोनों में से आगे है, नितिन या अभिनव? जल्दी बताएंगे भाई, कम ऑन एवरीवन, हु इज अहेड ऑफ द अदर? जल्दी से बोलो, दोनों में कौन आगे है? अभिनव। बहुत ही बढ़िया, अभिनव लीड्स नितिन। समझ आया? या नितिन लैग्स अभिनव। अब ऐसे ही सोचो यार, हमने सब कुछ सेम रखा, बट मैं ना इनके दौड़ने की दिशा बदल देता हूं अब की बार। अब मैं क्या बोलता हूं कि ये रहा हमारा नितिन और ये रहा हमारा अभिनव। आज अभिनव की स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है? चलो ये इधर भाग रहे हैं। अब कौन आगे है भाई? अब कौन आगे है बताओ? अगर ये लेफ्ट में भाग रहे हैं तो दोनों में आगे कौन, रेस कौन जीत रहा है? दोनों अभी भी वहीं के वहीं हैं, बट मैंने इनका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है, जिस डायरेक्शन में ये ट्रैवल करते हैं। अब बताओ कौन आगे? अब की बार नितिन आगे। बहुत ही बढ़िया, अब की बार नितिन लीड्स अभिनव। समझ रहे हो? बेसिकली जिस दिशा में दौड़ रहे हैं उस दिशा में जो आगे है वही लीडिंग है और जो पीछे है वो लैगिंग है। तो सेम वे में बेटा जब फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो फेजर किसी दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज लाई करेगा दैट इज लीडिंग और जो क्लॉकवाइज लाई करेगा दैट इज लैगिंग। समझ आया? इसी फंडे पे है। लीडिंग लैगिंग में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, बस ये समझ लो लीनियर मोशन की जगह वहां रोटेशनल है। यहां हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, वहां एंगुलर मोशन है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट डाउन कर लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट डाउन कर लो जो कि आपको आगे तक काम देगा। तो इसमें लिखना since the phasors rotate anti-clockwise, since the phasors rotate anti-clockwise, since the phasors rotate anti-clockwise, the phasor that lies in anti-clockwise direction, the phasor that lies in anti-clockwise direction with respect to the other phasor, is said to be leading, अगला पॉइंट, the phasor lying clockwise is said to be lagging. The phasor lying clockwise is said
to be lagging. Next point, if the direction of rotation of phasors was clockwise, then leading and lagging criteria would be reversed. समझ गए भाई? ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ ना क्या होता है लीडिंग लैगिंग? देखो यार क्या होता है ना, जो टेक्निकल टर्म्स होती है, मैं हमेशा एक चीज मानता आया हूं, टेक्निकल टर्म्स दो तरह की होती हैं, तो उस नाम का कुछ मतलब होता है या वो नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे होता है। इंजीनियरिंग के अंदर या इवन साइंस के अंदर दो ही तरह के नाम होते हैं, आइदर इट मीन्स समथिंग और इट इज आफ्टर अ साइंटिस्ट। अब लीडिंग लैगिंग साइंटिस्ट का नाम तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो इट इज हैविंग अ प्रैक्टिकल मीनिंग। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं यार आज का ये वाला टॉपिक, रेजिस्टेंस। देखो हम ये जानते हैं Vt इज इक्वल टू R इंटू आई टी। तो मैं कहता हूं अगर मैं Vt ऐसे ले लूं, Vt इज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, देन आई टी क्या होगा भाई? Vt बाय R, ठीक है, यानी Vm बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी। ये होगा भाई Vm बाय R साइन ऑफ ओमेगा टी। यानी कि अगर वोल्टेज के फेजर में बेटा क्या आ रहा है? साइन ओमेगा टी, तो करंट में भी क्या आ रहा है? साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर आप देखो तो आप ये चीज समझ सकते हो, यहां पे देयर इज नो फेज शिफ्ट बिटवीन V एंड I। इसीलिए मेरे बच्चे अगर आप यहां पे वोल्टेज को ऐसे दिखाते हो ना, मान लो V फेजर, तो आपका जो करंट का फेजर है ना वो पैरेलल लाई करेगा I फेजर। ठीक है, ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग लाई करेंगे क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। अब देखो यही कैलकुलेशन यू कुड हैव डन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब जिस चीज की आपको आदत डालनी भी होगी, आप यही कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कर सकते थे। कैसे सर? फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप क्या करते हैं ना, ये जो टाइम डोमेन की क्वांटिटी है वोल्टेज, पहले हम इसको लेके जाते किस में? हम लेके जाते फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब देखो सबसे पहली चीज रेजिस्टेंस की जो इंपीडेंस होती है वो R ही होती है। अब मैं कहता V फेजर क्या होगा? सपोज आप मैक्सिमम वैल्यू का यूज करते Vm एंगल 0। एंगल 0 क्यों भाई? क्योंकि यहां साइन ओमेगा टी प्लस फाई में फाई 0 है। सिंपल साइन ओमेगा टी तो है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई को अगर साइन ओमेगा टी लिखोगे दैट मीन्स फाई इज 0, तो इसीलिए इसका एंगल कितना बना? 0 बना। अब मेरे भाई एक चीज पे, मेरी बात पे बहुत ध्यान से सोचना, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम लोग ज्यादातर स्टैंडर्ड क्या रखते हैं? साइन को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो साइन ओमेगा टी का एंगल 0 है, इसीलिए Vm एंगल 0। दूसरी बात, अगर आप बेटा फेजर मैक्सिमम वैल्यू का यूज करके बना रहे हो RMS की जगह, इफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो एक बात पे ध्यान देंगे कि भैया जितने भी फेजर निकलेंगे सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फिर पीक वैल्यू। अगर आप शुरुआत से RMS लेके चलते तो जितनी भी वैल्यू डिराइव करोगे सब क्या आएंगी? RMS। पीक लेके चले हो तो सभी वैल्यूज में क्या मिलेगा? पीक। क्लियर? अब आप ये जानते हो बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन में I इज V बाय Z। ये जो बार होता है ना, दिस इज अ साइन ऑफ फेजर। जैसे वेक्टर का एरो होता है ऐसे ही बार क्या होता है? फेजर। तो यहां पे Vm एंगल 0 बाय R। अब R तो एक रियल नंबर है ना, Vm बाय R एंगल 0। तो देखो यहां से भी हमें यही चीज मिल गई कि करंट और वोल्टेज दोनों का ही एंगल 0 है।
समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना, दोनों पैरेलल आ रहे हैं, करंट और वोल्टेज दोनों का ही एंगल 0 है। तो आप देखो टाइम डोमेन में जा सकते थे फेजर बनाने के लिए, या आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला रास्ता भी पकड़ सकते थे। अब यहां पे ना एक पॉइंट लिखना मेरी भाई, यहां पे एक पॉइंट लिखो, इफ वी यूज मैक्सिमम वैल्यू, if we use maximum value of the source to represent a phasor, if we use maximum value of the source to represent the phasor, then whatever quantity we derive in the network will always have maximum value as its magnitude। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, यानी फेजर में कोई भेदभाव नहीं है कि आरएमएस लो या फिर मैक्सिमम लो। मैक्सिमम लोगे तो सभी वैल्यू में मैक्सिमम ही मिलेगा, आरएमएस लोगे तो सभी वैल्यूज का क्या मिलेगा, आरएमएस। सही है शशांक बेटा, ये बहुत नैरो डेफिनेशन है तुम्हारी कि लीडिंग का मतलब करंट लीड करता है, वो पावर फैक्टर में होता है बच्चे। लीडिंग लैगिंग इज द नेचर ऑफ टू फेजर। अब वो फेजर वोल्टेज करंट हो सकते हैं, दो वोल्टेज हो सकती हैं, दो करंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट दो फेजर के बीच का एंगुलर ओरिएंटेशन है लीडिंग और लैगिंग। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला एलिमेंट इंडक्टेंस। ठीक है, अगले पे चल रहे हैं, दैट इज इंडक्टेंस। अगेन देखो दोनों अप्रोच पकड़ेंगे, पहले हम पकड़ते हैं टाइम डोमेन की अप्रोच। ठीक, पहले मैं जाता हूं टाइम डोमेन से। अब देखो यार, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं ना जो क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उसे रेफरेंस ले लेता हूं। यहां डेरिवेटिव किसका हो रहा है, आई का। ठीक है, तो मैं आई को लेके चलूंगा, कौन ही इंटीग्रेट करते बैठेगा, डिफरेंशिएशन हमेशा इंटीग्रेशन से आसान होता है। ठीक है, अब देखो v ऑफ t क्या आएगा, देखो यार एक एक कॉन्सेप्ट ना बहुत बारीकी से बनाएंगे, तो चीजों पे जंप मत करो, आपको सब चीजें समझ आएंगी, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन ये ध्यान रखो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी मेरे भाई, वो ये कि जब कभी एक ही फेजर में दो या दो से अधिक फेजर बनाओ तो ये मेक श्योर करना कि या तो सारी क्वांटिटीज साइन में हैं या सारी क्वांटिटीज किस में है, कोसाइन में है। कभी भी ऐसा मत करना कुछ साइन या कुछ कोसाइन। इसीलिए मैंने क्या कर दिया ना, ये जो कॉस ओमेगा टी आया इसे लिखा साइन 90 प्लस थीटा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा मत करना, वरना ओमेगा टी नेगेटिव हो जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि फेजर की रोटेशन रिवर्स हो गई। अगर ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा हो गया तो बेसिकली फेजर उल्टा घूमेगा, जबकि स्टैंडर्ड क्या है, फेजर मस्ट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि फेज एंगल ऑफ करंट इज 0। ठीक है, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज इज 90। तो आप ये कह सकते हो ना, V फेजर लीड्स I फेजर बाय 90 डिग्री, या फिर दूसरा क्या कह सकते हो, I फेजर लैग्स V फेजर बाय 90 डिग्री।
अब ऐसा समझो, देखो अगर इसको ग्राफिकली देखें तो हमने आई को रेफरेंस माना था भाई। अब जो वोल्टेज का एंगल आया है ना, वोल्टेज 90 डिग्री पे आया है, इसके एंगल में देखो साइन ओमेगा टी प्लस 90 है ना, तो वोल्टेज यहां से 90 डिग्री पे आई है। नहीं तो ऐसे सोच लो ना, आप अगर फेजर में लिखते भी तो आई बार आया है आई एम एंगल 0 और वी बार आया है ओमेगा एल वी एम एट एन एंगल 90। देखो ओमेगा एल आई एम एट एन एंगल 90, ठीक है, ओमेगा एल आई एम और इसका एंगल 90। अब अगर आप ये देखो, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोई फेजर आता है तो व्हाट इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी लीडिंग। या फिर अगर आप वोल्टेज से करंट की तरफ आओ तो आप कहोगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसीलिए आप ये भी कह सकते हो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है या करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, ऐसा आप इस डायग्राम से कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यार, फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर करंट फेजर की बात की जाए तो देखो करंट को रेफरेंस ले लिया। अब मेरे भाई वोल्टेज होती है I इंटू जेड, ओम्स लॉ ही तो है, लेकिन इंडक्टर का Z कितना होता है, J ओमेगा L। अब देखो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि J ओमेगा L को ये भी तो लिख सकते हो भाई, J माने इमेजिनरी है ना, ध्यान देना, J माने इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सेस कौन सी होती है, 90 डिग्री। नहीं तो देखो इसको ऐसे तोड़ लो, ओमेगा एल कॉस 90 यानी 0 प्लस J ओमेगा एल साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो बन गया J ओमेगा एल। तो ये सीखो, यहां सिर्फ प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, वाई एक्सिस पे है ना। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो मैंने आपको यूलर्स थ्योरम बताई थी, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई एंगल्स ऐड। लो भाई ओमेगा एल आई एम एंगल 90, लो बन गया वही फंडामेंटल, सेम जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ये आई एम एंगल 0 और वोल्टेज इससे 90 डिग्री पे ओमेगा एल आई एम एंगल 90। तो यहां से हम इजीली कह सकते हैं कि भैया वोल्टेज V बार लीड्स I बार बाय 90 डिग्री और I बार लैग्स V बार बाय 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ भाई, जल्दी बताओ, ये समझ आया कैसे दोनों डोमेन में आप एनालाइज कर सकते हो। आप चाहे तो एनालाइज कर सकते हो टाइम डोमेन में, चाहे तो एनालाइज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेकिन ग्रेजुअली ना बेटा आपको इस पे शिफ्ट होना है, क्योंकि देखो प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टेंस, इतने छोटे छोटे एलिमेंट तो आपको कोई नहीं देने वाला एग्जाम में। ऑब्वियसली इनका मिक्सचर आएगा, और इनका मिक्सचर आता है इसी वजह से तो ट्रांसफॉर्म लिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ना घुसना पड़े। तो इसीलिए आपको ना ज्यादा प्रेफरेंस किसे देना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन को, ताकि आपकी मेहनत बच सके। अगर आप अब भी टाइम डोमेन में चलते रहे तो फिर RLC सर्किट आ गया, मान लो सेकंड ऑर्डर वाला RLC आ गया, अब कहां तक डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करोगे भाई, ठीक। आगे चलते हैं, अब मैं आता हूं तीसरे एलिमेंट पे। मेरा तीसरा एलिमेंट कहलाता है कैपेसिटर। क्या कहलाता है, कैपेसिटर, ठीक है।
अब कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, करंट इज सी डीवी बाई डी टी। तो भैया जब टाइम डोमेन में हम चलेंगे, अब की बार वोल्टेज का डेरिवेटिव है ना, इसलिए वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा हूं। आप करंट को भी ले सकते हो अगर आपको इंटीग्रेशन करना अच्छा लगता है, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहां पे आई टी क्या होगा, सी इंटू डी बाई डी टी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां पे डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी। आप जानते हो कॉस का क्या किया जाता है, कॉस को लिख दिया जाता है साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब मेरे बंधु यहां पे अगर आप करंट को फेजर में लिखो और वोल्टेज को, तो वोल्टेज आपने लिखा वी एम एंगल 0 और करंट आपने आया ओमेगा सी वी एम एंगल 90। तो यहां से क्लियर कट हमको समझ आ रहा है भाई कि आई लीड्स V बाय 90 डिग्री, उसका एंगल 90 है, इसका 0 है। और उल्टा लिखोगे तो V लैग्स I बाय 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे अगर फेजर डायग्राम बनाएं तो यहां पे रेफरेंस क्या था आपका, वोल्टेज, और यहां पे आपका जो करंट आया वो आया ओमेगा सी वी एम एंगल 90 और ये था वी एम एंगल 0। अब देखो यहां फेजर डायग्राम में भी हमको नजर आ रहा है कि करंट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या वोल्टेज 90 डिग्री क्लॉकवाइज लाई कर रही है, ठीक है। समझ में आया ना किस टाइप से हम लोग जा सकते हैं, ये क्लियर हुआ भाई एकदम बेसिक से कि किस तरह से फेजर बनाना है। अभी देखो यार तुम लोग 2-3 दिन क्लास देखो, मतलब कल और परसों की क्लास और देखो, और ये देखो कि फेजर अभी कितने बेसिक लेवल पे है और इसको मैं किस लेवल तक पहुंचाता हूं, ठीक है। अगली 2 क्लासेस भी फेजर पे ही हैं, सिर्फ फेजर ड्रॉ करने पे, आप समझ रहे हो, यानी कि 3 लेक्चर मैं ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फेजर बनाने पे। उसके बाद आप ये देखना कि क्या फीलिंग है फेजर में और कैसे फटाफट फेजर बनाते हो। मैं कह रहा हूं किसी सब्जेक्ट के फेजर में जिंदगी में नहीं फंस सकते, इस लेवल पे फेजर कवर करेंगे। और ऐसा क्यों है ये भी मैं बता दूं, ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। जब मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं ना सिर्फ फेजर जानता हूं, मैं इसका एप्लीकेशन भी जानता हूं। एप्लीकेशन जानता हूं तो मैं आपको एप्लीकेशन नेटवर्क में ही कराऊंगा, ना कि किसी और सब्जेक्ट में। अगर आप नेटवर्क के साथ साथ अप्लाई कर लिया तो फिर बेटा किसी भी सब्जेक्ट में जाओगे, कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग रेगुलरली नेटवर्क अटेंड कर रहे हैं ना, वो लोग समझ रहे होंगे किस लेवल का नेटवर्क पढ़ रहे हैं। क्यों भाई, समझ आ रहा है कि इस लेवल पे नेटवर्क यूट्यूब पे प्रेजेंट ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाओ। आपका वोल्टेज का फेजर था Vm एंगल 0, Z क्या होता है कैपेसिटर का, 1/j ओमेगा सी, I इज V बाय Z, Vm एंगल 0 ओवर 1/j ओमेगा सी। अब ये j ओमेगा सी तो ऊपर आ जाएगा, तो j ओमेगा सी, ठीक है। तो j ओमेगा सी हुआ ओमेगा सी एंगल 90, अब जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुए देखो सेम रिजल्ट आ गया और मच इजियर वे में आ गया, ठीक है। मच इजियर वे में आपके पास आ गया। बेटा अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा लीडिंग लैगिंग से क्या होता है, जो चीजें आगे की हैं वो आगे आएंगी। शशांक एक कदम एक बार में बढ़ाओ, ठीक है। अगर एक बार में 4 कदम चल लेने से नॉलेज मिलती होती
तो तुम लोग इस लेक्चर में नहीं बैठे होते। डायरेक्टली जंप मत करो चीजों पे, सब्र रखो। अगर चाहते हो कि भाई एसी एनालिसिस ऐसा हो जाए कि अनबीटेबल हो जाओ तुम, लेट अलोन स्टूडेंट तुम टीचर्स की बैंड बजा दो, उस लेवल पे अगर एसी करना है ना तो कम से कम 20 लेक्चर तक शांत रहना। एसी का एक एक कोना कोना छान मारेंगे और बढ़िया तरीके से एक एक चीज पे क्लैरिटी लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे नजर आ गया करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब देखो ये चीजों को समराइज करते हैं। अब देखो सबसे पहला ना समरी के अंदर पॉइंट लिखना, समरी के अंदर पॉइंट लिखो। प्रैक्टिकली most of the sources present, ऐसा कह लो इन की जगह, practically most of the sources present are voltage sources. Practically most of the sources present are voltage sources, and hence as a standard voltage source is used as reference. Hence as a standard voltage source is used as a reference. ठीक है, वोल्टेज सोर्स को एक रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, फॉर अ रेजिस्टेंस current lies in the same phase as voltage. तीसरा पॉइंट, for an inductor current lags voltage by 90 degree. For an inductor current lags voltage by 90 degree. चौथा पॉइंट, फॉर अ कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। चमक गया भाई बढ़िया तरीके से। तो ये बेसिक याद रखना, यानी उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर वोल्टेज को ही रेफरेंस माना गया है, इसीलिए सभी का लीडिंग लैगिंग किसकी टर्म्स में लेना है, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। तो वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं और फिर ये देखते हैं कि करंट लीड कर रहा है या लैग। अब देखो यार, हमारे पास नेटवर्क में जनरली दो तरह के सर्किट होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो पहले हम फेजर डायग्राम जो शुरू कर रहे हैं ना, वो सीरीज सर्किट का कर रहे हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स का तो हमने देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूं सीरीज सर्किट्स की। सीरीज सर्किट्स के बारे में, ठीक है, सीरीज सर्किट के बारे में बात करेंगे। अब एक पॉइंट ये लिखो यार, रीजन की क्या बात है, मैथमेटिकल है ना ये, तो थ्योरेटिकल थोड़ी है। करंट का लीड करना या करंट का लैग करना, दैट इज मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में देखो क्या, अच्छा चलो एक चीज और बताता हूं, इससे पहले आगे बढ़े, देखो समझाता हूं। ये लीडिंग लैगिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। यहां तुमने वोल्टेज को साइन माना, ठीक है, ये वोल्टेज हो गई। अब जो तुम्हारा करंट है ना, जो तुम्हारा करंट है वो कुछ इस टाइप से है, यानी ये जो करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये जो वेवफॉर्म है ना आई की, यहां पे क्या मतलब है, आई स्टार्ट्स 90 डिग्री बिफोर वी, ठीक है, इसीलिए लीड कर रहा है, उससे पहले चालू हो रहा है। वोल्टेज अगर 0 से चालू हुई है तो करंट -90 से चालू हुआ है। ऐसे देखो ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना जहां आपने बनाया है। ऐसे देखो अगर इंडक्टर की बात करते, इंडक्टर में ना देखो, अगर आप
वोल्टेज को रेफरेंस मानो, अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस मानते, एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि वोल्टेज रेफरेंस होगी, तो करंट आपको पता है ना लैग करेगा वोल्टेज से, करंट लैग करेगा, तो करंट ना वोल्टेज के 90 डिग्री बाद शुरू होगा। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो करंट 90 डिग्री से, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो करंट है I स्टार्ट्स 90 डिग्री आफ्टर V। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मुझे कैसे मालूम चल रहा है कि वोल्टेज ज्यादा होगा या करंट ज्यादा? ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा हाइट का ग्राफ बनाना है हमें? ये कैसे मालूम चलेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, करंट या वोल्टेज? बताओ। यहां पे ये तो मानते हो कि करंट वोल्टेज से कम है और यहां करंट वोल्टेज से ज्यादा है, ऐसा क्यों? एक जगह करंट वोल्टेज से कम और एक जगह करंट वोल्टेज से ज्यादा, जल्दी से बताओ। अब समझ आ गया लीडिंग लैगिंग का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस? बताओ, ये 90 डिग्री लीडिंग और 90 डिग्री लैगिंग विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो मेरे दो सवालों का जवाब दो। पहली बात तो ये कि भैया ये हाइट के बारे में, और दूसरी चीज आप मुझे आंसर दो कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। बहुत ही बढ़िया, नमन ने एकदम टू द पॉइंट आंसर किया है। वोल्टेज और करंट की हाइट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है। ध्यान रखना, कभी भी दो नंबर्स, दो क्वांटिटीज तभी कंपेयर हो सकती हैं व्हेन दे हैव द सेम यूनिट। तो अगर मैं आपसे कहूं 10 वोल्ट बड़ा या 5 एम्पियर, तो आप कहोगे सर कोई इनकी तुलना नहीं की जा सकती, है ना, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा मत बोलना 10 वोल्ट 5 एम्पियर से बड़ा होता है, ठीक है? फिर यहां पे वो वाली कहावत ट्रू हो जाएगी तुम्हारे लिए कि अकल बड़ी या भैंस, तो कहेंगे ऑब्वियसली भैंस ही बड़ी होती है, अकल थोड़ी बड़ी होती है। चल एक सीरीज सर्किट में कराता हूं। पहले सीरीज सर्किट के अंदर ना एक पॉइंट नोट डाउन करो यार। इन अ सीरीज सर्किट current is same in all the elements. In a series circuit current is same in all the elements. So we take current as a reference. While drawing the phasor. We take current as a reference while drawing the phasor. अब देखो इसके अंदर सबसे पहला सर्किट जो मैं उठा रहा हूं, द फर्स्ट वन इज सीरीज RL सर्किट, सीरीज RL सर्किट। ठीक है। अब ये सीरीज RL सर्किट के अंदर क्या होगा, ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि टेक I एज रेफरेंस, यानी आप I को क्या ले लिए, IM साइन ओमेगा टी, यानी IM एंगल 0 डिग्री। अगर आप I को रेफरेंस ले लिए हो तो I का वैल्यू होगा IM एंगल 0 डिग्री, IM एंगल 0 डिग्री। अब यहां पे क्या होगा बेटा कि अगर मैं बात करूं, देखो ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। अब यहां पे ये ध्यान देना कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगी, ये होगा I बार इंटू R। ठीक है, IM एंगल 0 इंटू R।
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगी, I बार इंटू ZL। देखते चलो भैया मजे से। अब नहीं जा रहा मैं टाइम डोमेन में, कौन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते बैठेगा, समझो बात को, यही भविष्य और यही तुमको करना है, दैट इज यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये आया। अब दूसरी चीज समझना, यहां पे अगर KVL लगाया जाए, बाय KVL की मदद से आप ये कह सकते हो VS इज VR प्लस VL। अब एक चीज ध्यान रखना कि इन AC सर्किट्स voltages are added as phasors and not just magnitude। बहुत बच्चे देखो ये गलती करेंगे यार, जब फेजर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि वो क्या करेंगे, वो सीधे बोलेंगे सर 2 + 3 5 होता है। लेकिन बेटा एसी में ऐसी गलती मत करना, एसी में उनके बीच का एंगल हमेशा मैटर करेगा। तो कभी भी डायरेक्टली ऐड मत कर देना कि मैंने VR दे दिया 2 और VL दे दिया 3, तो आपने बोला सर सप्लाई हो गई 5 वोल्ट, 2 + 3 5। ये गलती करोगे और ये 50 क्वेश्चन करने के बाद भी करोगे, क्योंकि नजरअंदाजी करोगे। तो आपको ना अपना रवैया बदलना है, आपको थोड़ा सा रवैया बदलना है। रवैया कैसे बदलना है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि भैया अब एसी सर्किट आ गया, तो खुद को रिमाइंड कराते रहना है कि वी हैव टू ट्रीट द क्वांटिटीज एज फेजर। ठीक है, चल अब यहां पे देखो क्या होगा। सबसे पहले हमने बना लिया भाई, ये हो गया करंट एज रेफरेंस। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वो इसके सेम फेज में आ रही है। अब ये मत कह देना यार कि यार सर ये छोटी क्यों हुई करंट से, फिर वही बात है, करंट और वोल्टेज का कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो ऑब्वियसली करंट से लीड करती है। ठीक है, इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो करंट से हमेशा क्या करती है, लीड करती है, या ये कह दो करंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो बेटा वोल्टेज अगर लीड कर रही है तो यहां पे हमने ऐसे वोल्टेज बना दिया, VL ओमेगा LIM एंगल 90। लो जी, अब क्या करेंगे जी, अब हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे। कौन से लॉ से जोड़ोगे जी, इनको जोड़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ यही होता था ना कि दो वेक्टर सेम पॉइंट से ड्रॉ होते हैं, फिर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करके हम बना देते हैं रिजल्टेंट। तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट। तो देखना जरा, यहां पे आप ये कह सकते हो सबसे पहली बात कि भाई रिजल्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, पाइथागोरस लगा लो ना, VR² प्लस VL², IM इंटू R। एंगल मत ले लेना भैया, पाइथागोरस थ्योरम में लेंथ चलती हैं। कभी सोचो सर पाइथागोरस हमने DC में पढ़ी थी, वहां तो एंगल होते नहीं थे। अब एक काम करते हैं, अब AC में ना एंगल के साथ डाल देंगे। अरे सर तो भूल गए होंगे बताना, पाइथागोरस एंगल के साथ भी चलती होगी। ये गधापंती मत करना, जितना जानने के लिए है सब बता रहा हूं अपनी तरफ से। नई पाइथागोरस मत डेवलप कर लेना, कभी खुद ही पाइथागोरस बन बैठो। अब फाई इस ट्राइंगल से आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल से VL/VR। ये ध्यान रखना भाई, मैग्नीट्यूड और एंगल लेते हुए सिर्फ क्या लेना है, लेंथ लेनी है, लेंथ। ठीक है, आपको यहां पे एंगल से मतलब नहीं है।
तो tan इनवर्स ओमेगा एल आई एम बाय आर आई एम। देखते चलो भाई, tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। अब आपको ये दिख रहा है वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज लाई कर रही है करंट से, तो हम ये कह सकते हैं Vs लीड्स I बाय एन एंगल फाई और करंट लैग्स Vs बाय एन एंगल फाई, बाय एन एंगल फाई। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहां पे बेटा एक और चीज, एक और तरीका आजमाते हैं कि अगर पूरे सर्किट का इंपीडेंस निकाले होते तो मैं कहता कि इन सीरीज Z क्या होता, R प्लस जे ओमेगा एल। आप इसको क्या लिखते, मॉड Z एंगल थीटा। मॉड Z क्या होता आपका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। अब जो आपका करंट था ना, वो कैसा था, आई एम एंगल 0 डिग्री। सप्लाई वोल्टेज इज करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस। तो Vs क्या होगा, I की जगह आई एम एंगल 0 इंटू मॉड Z एंगल थीटा। ठीक है, आई एम मॉड Z एंगल थीटा। तो देखो जरा, मॉड Vs कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कितना आ गया रिजल्टेंट का, यही अभी आपने निकाला था, और एंगल कितना आ गया Vs का, थीटा, विच इज tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। ये पिछले वाले जैसा ही तो आ गया। जो पिछला बेटा देखो, आप लोगों ने पिछला जो है आप लोगों ने एक एक फेजर बना के किया। ठीक है, एक एक फेजर बना के किया, और अगले वाले में आपने डायरेक्टली मैथमेटिकली कर दिया फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन, और दोनों ही अप्रोच से आपको रिजल्ट एग्जैक्टली सेम मिल गया। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं बेटा, आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पे परफॉर्म सेम एनालिसिस, परफॉर्म सेम एनालिसिस फॉर आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, सेम एनालिसिस आपको आरसी सीरीज सर्किट के लिए करना है, जो मैंने अभी आपको आरएल सीरीज के लिए करके दिखाया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चल, Hey everyone, so I hope you enjoyed the video बच्चों, and let me tell you little bit in detail about Unacademy and its offerings, ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ, आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अनअकैडमी लाइट। ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, सेपरेट टेस्ट सीरीज, और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज। यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में। आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, और फिर मॉक टेस्ट, और सबके सब हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है, और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ESE कोड लगा देना, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए। ठीक है, और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी स्टडी मटेरियल कॉल्ड एज नोट्स।
तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है, और मैं बता रहा हूं बेटा इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खुद देखा है तभी बोल रहा हूं। और क्यों है बेस्ट? पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब, जो कलर्स यूज किए हैं, जो फॉर्मेटिंग यूज की है, वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। मतलब क्या होता है ना, बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, भागते हैं, लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट डिलीवर किया गया है। दूसरी बात बेटा, सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके, उनके इनपुट्स लेके बनाया है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना 9 on 10 और 9.5 on 10 रेटिंग दिया है। और यहां पे हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया। और सबसे बढ़िया बात, ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा, छुट्टियों पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कभी भी रीड करो। और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोड आप जानते हो मेरे भाई अंकित ESE, ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा, बल्कि आपको साथ मेरे साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो आपको बस 1 साल या 1 साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो, हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स बता रहे हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार मचाया, और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा 10 में से टॉप 6 रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए, हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके, और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना तो आइकॉनिक लीजिएगा। आइकॉनिक में आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच, मतलब मैं तो गाइड करूंगा, लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा, और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स टेक्निकल डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की हो सकती है बेटा, तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है, कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को, तो ये आपको यहां पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो, स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी। टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे। कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे, ये बताना और भी ज्यादा जरूरी है। और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने बोला, घर पे डिलीवर कराया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो। प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर संडे टेस्ट होगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर अभी आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो ना, तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा। यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, फ्री है, ठीक है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन याद रहे, अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा, और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हैं आइकॉनिक के लिए। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स ले, और जो 2 साल में देंगे वो 24 मंथ्स ले। बस कोड आप याद रखो बेटा, अंकित ESE। इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आप जानते हो बेटा, मैं खुद 2 बार AIR1 लाया हूं, इस बार मेरा स्टूडेंट AIR1 लेकर के आया है, तो अगले साल क्या हो सकता है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई। यहां पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक 1 ले आएगा। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और बात का ध्यान रखना, यहां पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, और आपको यह भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको रिपोर्ट कर देना, रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना, और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अनअकैडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं,
क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है। तो ये मेरी टीम का नंबर है, इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का। दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। लेट्स क्रैक इट।